जय हिंद दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा, आखिर वित्त मंत्री ने जवाब दे दिया कि 8वें वेतन आयोग का फायदा किसे होगा या किसे नहीं होगा। आखिर ये जवाब देने की जरूरत क्या पड़ी? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वित्त विधेयक में एक नया बिल पास किया गया था जिसमें सरकार ने यह फैसला सुरक्षित रखा है कि पेंशन में असमानता कर सकता है, यानी किसको पेंशन ज्यादा दे, कम दे, कौन सा लाभ किसे दे, ये एक अधिकार सुरक्षित उन्होंने कर लिया है। यानी वो अधिकार नहीं, वो हथियार है, वो सरकार कभी भी कर्मचारियों पेंशनर्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। और जब ये विधेयक बना उसके बाद क्या प्रतिक्रिया होती है, और आज वित्त राज्य मंत्री ने एक जवाब दिया, एक चिट्ठी निकाली, आपके सामने रखूंगा, उसमें क्या उन्होंने क्लैरिफिकेशन किया है। और उसके बाद अब 8वें वेतन आयोग पर क्या संकेत मिल रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, सरकार के मन में क्या है, अर्थशास्त्री अब क्या कह रहे हैं कि आखिर आपका फिटमेंट फैक्टर 1.90 से लगा करके 1.95 तक होगा, यानी इसके बीच में आपका फिटमेंट फैक्टर होगा, भले ही आपकी मांग 2.57 2.86 की हो। और इससे आपको कितना फायदा होगा, पे लेवल 1 से पे लेवल 10 तक आखिर क्या टेबल कहती है, कितना उछाल होगा, कितने परसेंट उछाल होगा, इन सब के ऊपर आज बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि वो लेटर आया, आखिर वो लेटर है क्या जिसका आप सभी को इंतजार है। वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पंकज चौधरी, उन्होंने कहा है, डियर श्री षणमुगम जी। अब डियर श्री षणमुगम ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने रिटन में दिया कि आप मुझे रिटन में दीजिए। अब रिटन में क्या उन्होंने कहा है डियर, और उसका जवाब मिलता है कि प्लीज रेफर योर डियो लेटर डेटेड 1 अप्रैल 2025। जो आपने एक चिट्ठी लिखी, एक डीओ लिखा 1 अप्रैल 2025 को, उन्होंने कहा एड्रेस टू द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, और जिसमें आपने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन के लिए आपने एड्रेस किया। और उसमें आपने जो क्लॉज था फाइनेंस बिल का, जो सरकार ने एक नया बिल बनाया, उसके बारे में पूछा आखिर इसका 8वें वेतन आयोग पर क्या असर पड़ेगा, वर्तमान में क्या असर पड़ेगा 8वें वेतन आयोग को लेकर। बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में उन्होंने पूछा कि इन पार्ट 4 क्लॉजेज 147 to 150 of the finance bill 2025 which relate to pension rule and related instruction issue from time to time। उन्होंने कहा, इन दिस रिगार्ड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट legislations regarding validation of CCS rules and principle for expenditure and pension liabilities from the consolidated fund of the India is validation of existing pension rule does not alter and change existing civil or defense pensions. The government has announced setting up the 8th Central Pay Commission in January 2025. The 8th Central Pay will make appropriate recommendation with regard to issue related to pay and other benefit to central government employees। इन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि मैं आपको इस संदर्भ में बताना चाहता हूं कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं या डिफेंस फोर्सेस हैं, उनको पेंशन नियमों में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, और उनमें पूरा बदलाव, जो भी फायदा होगा, और नाम लिया 8वें वेतन आयोग में, इस बात की गारंटी है। आगे क्या होगा उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन 8वें वेतन आयोग में इस बात की गारंटी है कि सभी को, चाहे आप पेंशनर हैं चाहे आप सर्विंग हैं, सभी को 8वें वेतन आयोग का समान लाभ होगा। दो बातों का जिक्र किया, सिविल पेंशनर और डिफेंस पेंशनर। तो आप सिविल पेंशनर हैं तो आपको निश्चिंत हो जाना है, और डिफेंस पेंशनर आपको निश्चित हो जाना है। अब ये मुद्दा कहां से उठाता, आप वो भी थोड़ा आपको मैं दिखाऊंगा कि वेणुगोपाल जी, जो राज्यसभा में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन से कहा, उनका एक स्टेटमेंट निकला, हो सकता है कि 1 जनवरी 2026 के बाद और 1 जनवरी 2026 से जो अभी वर्तमान में जो पेंशन है उनमें फर्क हो सकता है। अब उनका ये स्टेटमेंट देना और तमाम तरीके के सवाल, तमाम तरीके की चिंताएं, तमाम तरीके की भ्रामक स्थिति पैदा हो जाती है, और उस स्थिति को क्लैरिफिकेशन करने के लिए जेसीएम, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए, यानी राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी संघ के 29 मार्च 2025 को सीधा सीधा चिट्ठी लिखते हैं कि संसद द्वारा वित्त विधेयक में पारित पेंशन असमानता के अंदर जो मीटिंग किया गया उस पर आप क्लैरिफिकेशन दीजिए कि आपने ये जो बिल बनाया है और इस बिल में इससे क्या 8वें वेतन आयोग पर कोई असर पड़ेगा, और जिसमें कर्मचारी
संघ का प्रतिनिधित्व में शिवगोपाल मिश्रा जी, गुमान सिंह, श्री श्री कुमार भोसले, शंकर राव और रूपक सरकार, जो कि जेसीएम के सदस्य और सचिव हैं, यानी ज्वाइंट कंसल्टिंग मशीनरी, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स की आधिकारिक पेंशन संबंधी, पे संबंधी, प्रमोशन संबंधी मांगों को सरकार से समय समय पर बातचीत होती है। यह आधिकारिक तौर पर इस तरीके की उन्होंने जो चिट्ठी लिखी मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसके बाद अखिल भारतीय पेंशन एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखते हैं, उन्होंने भी चिट्ठी लिखा, माननीय मोदी जी को लिखा और सुश्री निर्मला सीतारमण को 26 मार्च 2025 को लिखा कि मौजूदा पेंशन भोगियों के वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा, केवल नए सेवानिवृत्त ही पात्र होंगे। तो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन उन्होंने मांगा, जैसा कि आपके सामने चिट्ठी लिखी। अब स्थिति भ्रामक थी, धीरे धीरे क्लियर हुआ। अब यह सीधा सीधा जवाब मिल गया है कि नहीं, ये लाभ सभी को मिलेगा। दोस्तों, अब ये लाभ सभी को मिलेगा, जैसे कि वित्त विधेयक में वृद्ध पेंशन भोगियों और 8वें वेतन आयोग से जुड़े विवादों के ऊपर एक डिस्कशन होता है और डिस्कशन के बाद फिर राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब देती हैं कि 8वें वेतन आयोग का लाभ सभी को मिलेगा, पेंशन नियमों में कोई छेड़छाड़ नहीं। KC Venugopal ji asked about the pay commission. I take this opportunity to explain. Sir, our government has always been sympathetic towards the employees and pensioners' issues. For the first time, this government has implemented the full parity between pensioners of pre and post 7th CPC, Central Pay Commission. Thus, all pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired before 1/1/2016. That's the first one. Thus, the demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by our government under the leadership of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi also approved the establishment of 8th Central Pay Commission to revise the salaries and benefits for central government employees in January 2025. तो ये आपका अध्याय क्लोज हो गया और आप आश्वस्त रहिए, समझिए कि बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। अब कितना लाभ मिलेगा, इसके लिए फिर एक खबर अभी निकल के आती है। जैसा कह रहे हैं, जैसा आपके सामने आप देख सकते हो अखबार की है कि सरकार महंगाई भत्ता समायोजन के लिए नया फॉर्मूला कर सकती है लागू, संकेत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना। अब अच्छी की बात कर रहे हैं और लेकिन बता रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर आपका 1.90 से लगाकर 1.95 रहने की पूरी संभावना है। मूल वेतन को तय किए गए फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर जाती है और नई बेसिक सैलरी जो कि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। अब इन्होंने साथ ही कहा है कि डीए के समायोजन का फॉर्मूला चेंज हो सकता है। जैसा कि अभी हम समझ सकते हैं कि डीए 1 जनवरी 2026 तक लगभग 60% होगा। अब 60% का किस प्रकार समायोजन होगा, किस तरीके से होगा, ये उन्होंने इसका इशारा किया है और सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि गौरतलब है कि जनवरी में कि आयोग की घोषणा हुई, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने लगातार मीटिंगें की। अब उनका काम रह गया है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस का फाइनल, जिसकी प्रक्रिया तेजी से चल रही है और इसके साथ आयोग के गठन को लेकर भी अनुशंसा पत्र जल्दी जारी होगा। अब किस प्रकार का पत्र जारी होता है, जरा आप पत्र देखिए। गजट नोटिफिकेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूं, 7वें वेतन आयोग का एक गजट नोटिफिकेशन भारत सरकार निकालती है। उसमें अध्यक्ष कौन होगा, माथुर साहब हैं, सदस्य कौन होगा और टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या क्या होगा और कौन कौन लाभार्थी होंगे, ये जो आपके सामने मैंने रखा है और ये सारी चीज का फाइनल होने वाला। अब इसके साथ बात आती है फिटमेंट फैक्टर से कितना लाभ होता है, जरा इसके ऊपर हम गौर करते हैं। अब इन्होंने कहा है कि फिटमेंट फैक्टर फॉर 8 CPC 1.90 से लगाकर 1.95 तक की इन्होंने बात की है, जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूं। माना कि पे लेवल 1 में एक कर्मचारी की पे 18,000 थी 7वें वेतन आयोग में, करेक्ट, और छठे में 7,000, फिर 18,000 होती। अब 18,000 से 1.90 हम करते हैं तो 34,200 34,200 होती है और 1.92 से 34,560 होती है और 1.95 से 35,100 होती है। यानी 34,200 से 35,100 के बीच में आपकी बेसिक रहने वाली पे लेवल 1 की
पे लेवल 1 की रहने वाली है। अब इस हिसाब से फायदा कितना होता है, जैसे आप चार्ट में देख रहे हो, मैंने लिखा है कि 7 CPC पे लेवल 1 एज पर 60% डीए मर्जर। तो डीए को मर्ज कर देते हैं 18,000 में और डीए बनता है इसका 10,800, तो टोटल 28,800 उसकी ग्रॉस सैलरी होती है। अब उस ग्रॉस सैलरी से कितना उछाल होता है, 34,200, 34,560 या 35,100। लगभग आप समझ सकते हो कि 1.90 से उसको 5,400 का फायदा होता है। यदि 1.92 होता है तो 5,760 का फायदा होता है, 1.95 होता है तो 6,300 का फायदा होता है। लगभग 19, 20, 21% का फायदा होता है। और आगे मैं देखता हूं, यदि इसी को पे लेवल 1 से पे लेवल 10 इनमें सैनिकों के साथ जोड़ूं, यानी तो इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और मैं फिटमेंट फैक्टर, कॉमन फिटमेंट फैक्टर लेऊं तो 1.92 बनता है। अब 1.92 के हिसाब से, जैसे हमने कहा कि पे लेवल 1 की 18,000 है, उसकी 34,560 बनती है। पे लेवल 2 की 19,900 है, उसकी 38,208 बनती है। पे लेवल 3 जिसमें सेना का सिपाही आता है 21,700 है, तो उसकी 41,664 बनती है। नायक जो कि पे लेवल 4 में 25,500 है, तो उसकी 48,960 बनती है। पे लेवल 5 में आप समझ सकते हो हवलदार है, जिसकी 29,200 से शुरू होती है, तो उसकी 56,064 बनती है। नायब सूबेदार पे लेवल 6 35,400 है, तो उसकी 67,968 बनती है। सूबेदार 7 पे लेवल 7 में 44,900 है, तो उसकी 86,208 बनती है। सूबेदार मेजर यानी आप समझ सकते हो पे लेवल 8 में है, तो उसकी 47,600 है, उसकी 91,392 यानी 91,352 बनती है। पे लेवल 9 जो 53,100 है, उसकी 1,01,952 बनती है। और जैसा कि सेना में पे लेवल 9 का कोई रैंक नहीं है। फिर 10A और B जो कैप्टन और लेफ्टिनेंट हैं, इनकी 56,100 से 10,000 वो 1,07,712 बनती है। और आप समझ सकते हो 1,29,984 पे लेवल 11 की बनती है। और पे लेवल 18 है और उसकी सीधा सीधा जो कि 2.5 लाख है, वो 4,80,000 पे पहुंच जाती है, यदि आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है। तो दोस्तों ये था पूरा आकलन कि आखिर 8वें वेतन आयोग को लेकर आपके अंदर कोई असमंजस नहीं होना चाहिए। पहले तो ये आप इंश्योर करिए कि आपको इसका लाभ मिलेगा। इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। इसकी घोषणा मिड 2027 में होती है, लेकिन उसका आपको एरियर मिलेगा। मिनिमम फिटमेंट फैक्टर आपका 1.90 या 1.92 हो सकता है। इसके ऊपर जो मांग है यानी जेसीएम की, वो कितनी पूरी होती है ये पता नहीं, लेकिन लगभग आपकी इतनी बढ़ोतरी होगी। यदि आप पे लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो अपने हिसाब से लगा लीजिए कि आपकी बेसिक इंटू 1.92 इक्वल टू आपकी नई बेसिक होगी। धन्यवाद दोस्तों।